नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। बाहर की दुनिया की यात्रा तो हम खूब करते हैं, जगहों जगहों पर जाते हैं, खोजते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भीतर की यात्रा आखिर कितने लोग करते हैं? कितने लोग हैं जो भीतर के प्रकाश से प्रकाशवान होते हैं, भीतर की ऊर्जा से ऊर्जावान होते हैं? लेकिन जो ये कर लेते हैं वो हम कह सकते हैं कि वो तेजस्विनी कहलाते हैं। और आज की तेजस्विनी भी हमारी कुछ ऐसी ही हैं। हमारी आज की तेजस्विनी एक जानी मानी पेंटर हैं। वो एक समय में फैशन डिज़ाइनर भी रही थी और 11 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास भी लिया था। हमारी आज की तेजस्विनी प्रतीक्षा अपूर्व। कहते हैं कि टैलेंट या योग्यता किसी की मोहताज नहीं होती, मन जिस तरफ ले जाए उधर ही वो अपना जौहर दिखा देती है। ऐसी ही कहानी है प्रतीक्षा अपूर्व की। रिश्ते में ओशो की सगी भतीजी होने के कारण सिर्फ 11 साल की उम्र में वो ओशो के पुणे आश्रम में चली गई। वहाँ ओशो के मार्गदर्शन में कला में दिलचस्पी पैदा हुई तो फैशन डिजाइनर बन गई और उनकी डिजाइन की गई ड्रेसेस नामी गिरामी लोगों तक पहुँच गई। लेकिन ड्रेस डिजाइनिंग के बीच ओशो के आश्रम में प्राप्त दीक्षा से एक रिश्ता मेडिटेशन और कला के साथ जुड़ा ही रहा, जिसने कला की ओर आकर्षित किया। पेंटिंग्स को अपनाया तो जाहिर तौर पर उसका आधार आध्यात्मिकता ही रहा। ओशो के चिंतन पर आधारित प्रतीक्षा की पेंटिंग्स भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अलग पहचान रखती हैं। ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मेडिटेटिव आर्ट पेंटर प्रतीक्षा अपूर्व हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारी आज की तेजस्विनी से, जिनका नाम है प्रतीक्षा अपूर्व। और हम कह सकते हैं कि विभिन्न जो विधाएं हैं वो उनकी ज्ञाता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतीक्षा जी। थैंक यू सो मच। तो बड़ा अजीब लगता है सुनने में कि एक समय में आपने 11 साल की उम्र में संन्यास लिया, उसके बाद आप फैशन डिजाइनर भी बनी और उसके बाद पेंटर और ऑथर भी हैं। ये बताइए कि आप क्या हैं इनमें से? इनमें से मैं सब कुछ हूँ। क्योंकि आपका पास्ट भी आपके साथ चलता है कहीं ना कहीं। 11 साल की उम्र से जब संन्यास लिया, मेडिटेशन की टेक्निक्स अपने ऊपर इस्तेमाल की, तो इनर वर्ल्ड में मैं बहुत जल्दी ही पहुंच गई अपने। पर आउटर वर्ल्ड अपना कंप्लीट करने के लिए मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की, 15 साल तक डिज़ाइनर रही। फिर एक दिन लगा कि आउटर जर्नी बहुत हो गई है, अब इनर से कनेक्शन थोड़ा लूज हो रहा है, क्योंकि उसमें आप दूसरों के लिए काम कर रहे थे। तो ये जो इनर कनेक्शन जिसको आपने वापस अपनी पेंटिंग के माध्यम से पकड़ने की कोशिश की, हम पहले जरा आपके उस यात्रा पर चलते हैं जो उससे पीछे रही। आपने कहा कि 11 साल की उम्र में आपने संन्यास ले लिया। हम ये भी जानते हैं कि आप ओशो रजनीश आपके अंकल थे, और अगर हम अपने उसमें कहें तो आपके ताऊजी थे। तो एक ऐसे परिवार जहाँ पर ऐसी शख्सियत हो, जाहिर है उसका प्रभाव तो पड़ना ही है। तो कैसे वो यात्रा शुरू हुई और उस वक्त के आपके जो जहन में आज भी जो तस्वीरें हैं वो किस प्रकार की हैं? पूरा डिफरेंट माहौल था मेरे लिए, जो आजकल के बच्चों को शायद नहीं मिलता। डिफरेंट एक्सपोजर था, पूरी फ्रीडम के साथ हम लोग जिए थे। और ओशो ने बहुत बचपन से ही फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझा दी थी कि फ्रीडम तुम लोगों को सब मिल रही है, पर हम जो कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी हमारी खुद की, हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना। तो आज तक लाइफ में मैं कभी किसी चीज़ के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करती, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ वट एवर आई एम टुडे। तो क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हो गई छोटी सी उम्र से ही, इतनी शांति के एनवायरनमेंट में रही, इतनी खुशी के वातावरण में रही, तो सब कुछ अंदर जो हमारे बीज रूप में है वो केंद्र से बाहर परिधि पर आ गया। 99% लोग परिधि पर जीते हैं, केंद्र तक नहीं पहुंच पाते। और केंद्र तक जब ही आप पहुंच सकते हो अपने अंदर में, जब इनर में आपको सर्च करने के लिए निकलते हैं। तो आप उनके विभिन्न आश्रमों में रही हैं, आप पूना भी रही हैं, पूना भी रही, अमेरिका भी रही। तो उस समय में क्या, क्योंकि आप उस समय छोटी थी, उम्र कम थी, क्या कुछ गैदर किया, क्या कुछ सीखने को मिला? एक्चुअली बचपन में ही सबसे बड़ी वो उम्र होती है जब हम सबसे ज्यादा ग्रैस्पिंग पावर होती है हमारी। और वो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस परिवार में जन्म लिया
और एक्सपोजर पूरा ओशो ने दिया, तो सब कुछ ग्रेस्प बहुत जल्दी हो गया। बच्चे जो ग्रेस्प कर सकते हैं बड़े होकर, आज के दिन आप कहें तो उतना ग्रेस्पिंग पावर तो नहीं क्या रह कहते जाती थे ओशो आपसे? किस तरह का उनका वार्तालाप और किस तरह की उनका जो व्यक्तित्व और जो शख्सियत थी, किस तरह से आज आप याद करते हैं? मैग्निफिसेंट पर्सनालिटी थे, उन जैसा तो मैंने किसी को देखा ही नहीं। मतलब एक ऐसा इंसान पूरी की पूरी इंटेलिजेंस के साथ और नॉन सीरियस। अक्सर देखते हैं हम इंटेलिजेंट लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, एक उन्हें ईगो अपने इंटेलिजेंस पे हो जाता है, पर ओशो के अंदर कोई ईगो नहीं था और नॉन सीरियस। हर चीज़ उन्होंने इतने ह्यूमर में, इतनी सरल शब्दों में समझा दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके डिस्कोर्सेस सुन के। बचपन से ही कुछ चीज़ें बचपन में समझ में नहीं आती थी, जो अब समय के साथ समझ में आई हैं। जो उन्होंने वेद, उपनिषद, कृष्ण, महावीर, बुद्ध सबके ऊपर बोले हैं, अब जब मैं उनको सुनती हूँ और अपने जहन में लेती हूँ, आई डोंट बिलीव इन एनी बिलीव्स। तो ऐसा नहीं है कि ओशो ने जो कह दिया है मैं उस पर लकीर के फकीर की तरह चल पड़ूं। तो आपको कौन सा मूल मंत्र दिया था ओशो ने, जिससे आज उनके भी आप एक शब्द उनके मूल मंत्र हैं, यदि हम ध्यान से सुने उन्होंने जो कहा है, और उनके शब्दों के बीच के गैप्स यदि हम देखें, वही असली ध्यान बन जाते थे। क्योंकि इतने पॉजेज में जब वो बात करते थे तो एक अपने आप में अलग एक्सपीरियंस था वो। तो जब आप मतलब आश्रम से जब आप बड़ी हुई और उसके बाद आपने फिर फैशन डिजाइनिंग को अपना माध्यम चुना, तो ये कैसे हुआ? मतलब फैशन की दुनिया बिल्कुल ही चकाचौंध से भरी हुई दुनिया है, ग्लैमर से भरी हुई दुनिया है, कपड़ों की दुनिया है और कपड़ों के साथ व्यक्तित्वों की भी दुनिया है। तो ये तारतम्य बिठाने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था क्या? नहीं, तारतम्य कहीं भी नहीं, क्योंकि आउटर और इनर वर्ल्ड का तारतम्य ही तो मैं हूँ पूरी की पूरी। ओशो वही बात करते थे कि आप आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड दोनों में एक बैलेंस की जरूरत है। आज समाज में यही प्रॉब्लम आ गई है कि लोग टोटली आउटर वर्ल्ड में जी रहे हैं, या जो इनर में चले गए तो टोटली इनर में जी रहे हैं, पर उन दोनों में समन्वय की जरूरत है। तो पूरा का पूरा संसार का संगीत आपके लिए उपलब्ध हो जाता है फिर, और वही मैं जी रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं हुई। जब मैं पूना से दिल्ली शिफ्ट करी, मेरे हस्बैंड की गारमेंट फैक्ट्री थी, उसमें मैंने डिजाइनिंग की। अच्छा। हाल मेरी कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है डिजाइनिंग में, पर ड्राइंग बचपन से बहुत अच्छी रही, क्योंकि ओशो ने शायद बहुत बचपन में देख लिया था मेरे अंदर वो हुनर, और उन्होंने मुझे स्केच पेन गिफ्ट करने शुरू कर दिए थे। और वो कहते थे तुम ड्रॉ किया करो। तो फैक्ट्री में जब मैं जाती थी एज ए डिज़ाइनर, तो वो बहुत काम आई। आउटलाइंस ड्रा करना या कटिंग में मास्टर को रोज नए कट्स देना कि इस तरह से करो, उस तरह से करो, एम्ब्रॉयडर्स के साथ बैठना, कलर मैचिंग करना। तो बड़े बड़े लोगों को आपने? जी, बड़े बड़े लोगों के कपड़े डिजाइन किए और अपने ढंग से उनके स्टाइल को और चीजों को कौन चेंज से किया। ऐसे बड़े क्लाइंट्स आपके रहे हैं जिनके लिए खुशी होती है आपको उनके कपड़े डिजाइन करके? मुझे बहुत खुशी होती है। वाजपेयी जी ने जो भी पहना वो मैंने डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, अटल जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री वो तो पहले व्हाइट और ऑफ व्हाइट कलर ही पहनते थे। अच्छा। पर मैं बिल्कुल उनको कलरफुल दुनिया में ले आई थी। मरून भी पहनाया उनको, ब्लू भी पहनाया, ब्राउन भी पहनाया। फिर वो बहुत खुश होते थे सारे कलर्स पहन के। इनफैक्ट पहली बार जब मैंने उनको ब्लू जैकेट पहनने के लिए दी और उनको कहा कि आप प्लीज़ 15 अगस्त के टाइम पे ये वाली जैकेट पहन कर जाइए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये मैं नहीं पहनूंगा। मैं तो सिर्फ दूसरी भी मैं ले गई थी जैकेट उनके लिए। तो फिर उन्होंने अगले दिन मैंने टीवी पे देखा वो ब्लू कलर पहने हुए थे, और उसके बाद तो जो कलर मैंने उनके ऊपर ट्राई किए हैं सब भी उन्होंने पहने हैं। हाँ। और फिल्म जगत की कौन सी हस्तियां हैं जिनके आप? बहुत लोगों के किए हैं। विनोद खन्ना के किए हैं, फिर उनके साथ और लोग आ जाते थे। कपिल देव के किए हैं, जाकिर हुसैन जी के किए हैं, अमजद अली खान साहब के किए हैं। अच्छा। उन लोगों के जो तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं बड़े बड़े, जाकिर हुसैन साहब है ना, ये सब जो नाम आप ले रहे हैं, इनके कपड़ों को डिजाइन करने में शायद ज्यादा, क्योंकि वो अलग किस्म के इंसान है, उनको कुछ अलग तरह की यूनिकनेस चाहिए होती है आज के टाइम में सबको। और मुझे आउटलाइंस ड्रॉ करना बहुत अच्छे लगते थे, और इन सबको एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहनने का शौक था। तो कई बार तो उनके कुर्तों पे मैंने हाथ से ही ड्रॉ कर दिया और एम्ब्रॉयडर को दे दिया है कि एकदम यूनिक बन जाए वो पीस, की कहीं और कभी कॉपी भी ना हो पाए। और ओशो टोटली यूनिकनेस की ही बात करते थे कि हर इंडिविजुअल इतना यूनिक है। तो वो डिजाइनिंग में भी वो फैक्टर मेरे काम आया, क्योंकि सबको नया कुछ चाहिए था, कुछ ऐसा चाहिए था जो दूसरों ने नहीं पहना हो। तो 15 साल बहुत मजे से मेरे गुजरे उसमें। पर कहीं ना कहीं मुझे फिर ये लगा कि मेरा जैसे अपने लिए समय नहीं मिल पा रहा था मुझे, तो इनर से कनेक्शन लूज हो रहा था कहीं ना कहीं। तो आउटर जर्नी बहुत हो गई, पैसे बहुत कमा लिए, फिर सोचा कि अपने अंदर से कनेक्शन करें। तो कुछ दिन घर में खाली रही, सिर्फ ध्यान ही किया।
फिर उसके बाद लगा कि पेंट करूं, जो क्योंकि ओशो के डिस्कोर्सेस घर में पूरे टाइम ही चलते हैं ऑलमोस्ट। फिर पेंटिंग मुझे लगा कि उन चीज़ों पे बनाऊं जो किसी ने नहीं बनाई हूँ, और ध्यान की गहराइयों की ये पेंटिंग थी, इसलिए मेरी आर्ट मेडिटेटिव आर्ट के नाम से जानी जाने लगी। और लोगों ने मुझे बहुत कहा कि कुछ एक जैसा काम करो, एक स्टाइल होनी चाहिए, पर नहीं, मैं यूनिक, टोटली हर चीज़ यूनिक, मेरी हर पेंटिंग एक अलग तरह की पेंटिंग है, दोबारा कभी वो बन नहीं सकती है। और मेरे ख्याल से इसी यूनिकनेस का नाम प्रतीक्षा है। और प्रतीक्षा अपूर से हमारी बातचीत चल रही है, जो कि मेडिटेटिव आर्ट करती हैं। ये बातचीत का सिलसिला तेजस्विनी में जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। खुशी मनाओ घर में, अब तो बिटिया है आई, बायोस्कोप के संदूकों से नए रंग है लाई। बचपन में उसकी हंसी में सुर सारे खुल जाए, बड़ी जो होवे तो प्रगति के सारे द्वार खुल जाए। तू करे जो कल्पना, जेबों में चांद भर लाए। बेटी जो पढ़ जाए दुनिया को रोशन कर जाए, बेटी जो पढ़ जाए दुनिया को रोशन कर जाए। हाँ, सानिया से साइना दुनिया में नाम कर जाए, घर की बेटी भारत माँ की आन बान बन जाए। राजनीति हो या गृहस्थी, सब में अव्वल आए। बेटी जो बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दादी दादी के जाने से पहले पोता पोती का मुंह दिखा दो, यही कहा गया ना तुमको। ये पढ़। अब नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुके हैं, ये तू पढ़। महिला एक बार इंजेक्शन लगवाए तो 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाए। समझ गए ना दादी क्या चाहती है? परिवार सोच समझ कर बढ़ाओ, खुश रहो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और सब जानकारी पाइए। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। हम सब स्वर्णिम भारत का सपना सच करके दिखा रहे हैं, अपने देश को शिखर पे पहुंचा रहे हैं। हम सब मिलकर गांव-गांव, शहर-शहर बिजली, गैस, पानी ला रहे हैं। नवीन योजनाओं से देशवासियों को सशक्त बना रहे हैं। आज हम सब साथ मिलकर सरहद पर तैनात अपने सिपाहियों के इरादों को मजबूत बना रहे हैं। घर घर में प्रगति और खुशहाली ला रहे हैं। अपने देश के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। एक बेहतर और मजबूत कल बना रहे हैं। हम हैं आयकर दाता, भारत की प्रगति के सच्चे भागीदार। आप भी असेसमेंट ईयर 2016-17 एवं 17-18 के बिलेटेड रिटर्न तथा असेसमेंट ईयर 2016-17 के रिवाइज रिटर्न 31 मार्च 2018 तक फाइल करें। अगर वित्तीय वर्ष 2017-18 के एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं किया है तो 31 मार्च 2018 तक ब्याज समेत अवश्य जमा कराएं। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। गुड़गुड़म बुड़बुड़म बुलबुलों का जादू। चलो। अरे अरे कहाँ चली डॉक्टर मुन्नी की टोली? गुड़गुड़म बुड़बुड़म बुलबुलों का जादू। आ ई देखे देखे लेट्स सी। बड़ा आ बोलो, जल्दी से मुंह खोलो। देखा? गुड़गुड़म बुड़बुड़म बुलबुलों का जादू। आ ई देखे देखे लेट्स सी। बड़ा आ बोलो, अरे बोलो ना, जल्दी से मुंह खोलो। गुड़गुड़म बुड़बुड़म बुलबुलों का जादू। आ ई देखे देखे लेट्स सी। बड़ा आ बोलो, जल्दी से मुंह खोलो। अरे ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरियां होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला। अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें, क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार। समझे?
खुशी मनाओ घर में अब तो बिटिया है आई, बायोस्कोप के संदूकों से नए रंग है लाई। बचपन में उसकी हंसी में सुर सारे खुल जाए, बड़ी जो होवे तो प्रगति के सारे द्वार खुल जाए। तू करे जो कल्पना जेबों में चांद भर लाए, बेटी जो पढ़ जाए दुनिया को रोशन कर जाए, बेटी जो पढ़ जाए दुनिया को रोशन कर जाए। हाँ, सानिया से साइना दुनिया में नाम कर जाए, घर की बेटी भारत माँ की आन बान बन जाए। राजनीति हो या गृहस्थी सब में अव्वल आए। हाँ, बेटी जो बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। हम सब स्वर्णिम भारत का सपना सच करके दिखा रहे हैं, अपने देश को शिखर पे पहुंचा रहे हैं। हम सब मिलकर गांव-गांव, शहर-शहर बिजली, गैस, पानी ला रहे हैं। नवीन योजनाओं से देशवासियों को सशक्त बना रहे हैं। आज हम सब साथ मिलकर सरहद पर तैनात अपने सिपाहियों के इरादों को मजबूत बना रहे हैं। घर घर में प्रगति और खुशहाली ला रहे हैं। अपने देश के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। एक बेहतर और मजबूत कल बना रहे हैं। हम हैं आयकर दाता, भारत की प्रगति के सच्चे भागीदार। आप भी असेसमेंट ईयर 2016-17 एवं 17-18 के बिलेटेड रिटर्न तथा असेसमेंट ईयर 2016-17 के रिवाइज रिटर्न 31 मार्च 2018 तक फाइल करें। अगर वित्तीय वर्ष 2017-18 के एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं किया है तो 31 मार्च 2018 तक ब्याज समेत अवश्य जमा कराएं। तो आइए एक बार फिर से मुलाकात करें मेडिटेटिव आर्ट की जानी मानी कलाकार प्रतीक्षा अपूर्व से। प्रतीक्षा, जैसे कि आप कह रही थी कि हर व्यक्ति यूनिक होता है और आपने हर व्यक्ति जो यूनिक होता है जाहिर है उसका जो काम है वो भी यूनिक होता है और उसी को आपने पकड़ा और आपने मेडिटेटिव आर्ट शुरू की। आजकल तो लोग मतलब कंटेम्प्रेरी आर्ट की बात करते हैं मगर आप मेडिटेटिव आर्ट की बात करती हैं। क्या फर्क है और कितनी गहराइयों से निकलती है ये कला? मुझे कुछ हट के करना था, हमेशा से बचपन से ऐसी रही हूँ, जो किसी ने नहीं किया हो मुझे वो करना है। नाम भी ऐसा है, प्रतीक्षा अपूर्व, ऐसी प्रतीक्षा जो पहले ना हुई हो। जी। तो मेडिटेशन के दौरान मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब ओशो का मैं सुनती हूँ, उन्होंने बियॉन्ड सेंसेस की बात की, जिसमें आप 7 ओपनिंग्स ऑफ द हेड बंद कर दीजिए। तो सब कुछ, आंख बंद कर लीजिए, कान बंद कर लेंगे, मुंह बंद कर लेंगे, टच वाली सेंस खत्म कर देंगे, 5 सेंसेस की खत्म। पर नाक बंद करना डिफिकल्ट था। 6 महीने मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। जिस दिन मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ कि थर्ड आई से कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा बाहर की ओर बहती है और वही ऊर्जा को रिडायरेक्ट हम अंदर की ओर कर लेते हैं, तो हमारा कनेक्शन इनर से हो जाता है फिर। और बहुत अलग अलग जरिए से उन्होंने समझाया इनर से कनेक्शन कैसे करना है। तो वो अपने ऊपर सब मैं ट्राई करती गई एक के बाद एक। और आज जो मैं पेंटिंग एक जरिया है कि लोगों तक पहुंच के अपनी आप शेयर कर सकूं, पर वो जरिया फिर भी मुझे छोटा लगा। तो मुझे लगा कि मैं इन पे लिखूं, इसलिए उन पे लिखना शुरू किया मैंने। अच्छा। और जल्दी ही एक द मिस्टिक एंड हर कलर्स करके एक किताब मेरी बाहर आने वाली है कॉफ़ी टेबल बुक के रूप में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का मैसेज है। जल्दी ही लॉन्च होने वाली है वो। तो मुझे लगा वाइडर ऑडियंस तक आपको पहुंचने के लिए, क्योंकि पेंटिंग्स हर आदमी नहीं देख सकता है, एग्जीबिशन में हर कोई नहीं आ सकता, पढ़ सकता है, तो उसको एक बुक फॉर्म में क्यों ना लाया? लेकिन ये बताइए कि ये जो पेंटिंग वाली जर्नी है, ये इसको कितने वर्ष अब हो गए हैं? अब 15 साल हो गए हैं। 15 साल 2003 में मैंने शुरू कर दिया था। और आपने मतलब पेंटिंग कहीं से सीखी भी नहीं? कहीं से नहीं सीखी, इसीलिए एकदम अलग है। अभी मेरी एग्जीबिशन चल रही है ललित कला में, तो उसमें बच्चे तो आते ही हैं कॉलेज ऑफ आर्ट के, वो पूछते हैं ये टेक्सचर कैसे दिया, वो टेक्सचर, एंड आई एम रेडी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू एनीबॉडी। कि मुझे लगता है कल बड़े होने वाले हैं बच्चे और क्यों ना सिखाऊं मैं। वो तो सीखते हैं ठीक है, पर प्रोफेसर्स आ जाते हैं, वो पूछते हैं ये टेक्सचर कैसे दिया। उनको भी बताने को तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरी सब अपनी इजाद है जो मैं कुछ कर रही हूँ। आपके जो विषय रहते हैं वो किस प्रकार के रहते हैं? और खास तौर से पेंटिंग्स की जब हम बात करते हैं तो रंगों के माध्यम से आप बहुत कुछ कहते हैं, आपकी फॉर्म के माध्यम से आप बहुत कुछ कहते हैं। तो कौन से विषय हैं जिनको, क्योंकि आप इनर की बात करती हैं, तो इनर के विषयों को बाहर लाना भी कोई इतना आसान काम नहीं होता। कॉन्शियसनेस की लेयर्स पे काम किया हुआ है मैंने, 7 एनर्जी सेंटर्स पे काम किया हुआ है, 5 एलिमेंट्स पे काम किया हुआ है। उपनिषद में और वेद में जो श्लोक हैं उनको मैंने पेंटिंग के जरिए और फिर शब्दों के जरिए बहुत सरल शब्दों में समझाया हुआ है। और ये सब सुना ओशो से ही है, वो मेरे लिए पूरा का पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया है। तो बाहर कुछ और मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा उनसे सुना, एक्सपेरिमेंट किया, फिर पेंट किया,
फिर लिखा। तो लगभग कितनी पेंटिंग्स आज तक आप बना चुके हैं? आज तक 150 के करीब बना ली हैं 15 सालों में। और एक पेंटिंग में कितना वक्त आपका लग जाता है? अब आज के दिन में साल में 10 से 12 पेंटिंग बना पाती हूँ। अच्छा। क्योंकि ह्यूज साइजेस में बनाती हूँ और सारा ऑयल पे काम करती हूँ, तो उनकी लेयर सूखने में टाइम होता है और कई लेयर्स पे काम करती हूँ मैं उनमें। तो इतनी सारी जो एग्जीबिशंस लगती हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि विद्यार्थी आते हैं, कला के बड़े बड़े लोग आते हैं, तो कौन सी ऐसी सबसे ज्यादा एक चीज है जो आपकी पेंटिंग्स में उन लोगों को अट्रैक्ट करती है? यूनिकनेस सबसे ज़्यादा चीज़, और जो ध्यान की गहराई है उसमें उनको झलक मिलती है कि इतना इंट्रिकेट काम, इतना पेशेंस वाला काम। कल भी कोई 80 इयर्स के करीब वाले आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने कहा कि इतनी पेशेंस, इतनी छोटी उम्र में इतनी पेशेंस, और हम तो कभी इतने सारे कलर का समन्वय एक साथ नहीं कर पाए, इतना इंट्रिकेट काम नहीं कर पाए, वाकई तुम्हारे लिए ये साधना है। तो एक्चुअली वो पूरी की पूरी साधना है मेरे लिए जब मैं पेंट करती हूँ। दिन में 8 घंटे तो मैं पेंट करती ही हूँ। और तो जब आप 8 घंटे कैनवस पर बिताती हैं तो घर और घर के साथ पूरा परिवार उसको कैसे संभालती हैं? उसको पूरा का पूरा बैलेंस करके चला हुआ है मैंने अपनी ज़िंदगी को पहले दिन से। कुकिंग में सुबह में कर रही थी। कुकिंग का मुझे बहुत शौक है, क्योंकि मुझे लगता है जो हम खाते हैं पूरी एनर्जी उससे बनती है, तो खाना अपने हाथ से बना हुआ होना चाहिए। और कुकिंग का वैसे भी मुझे शौक है, तो सुबह खाना बना देती हूँ, 9:30 पे मैं कैनवास पे होती हूँ, 2:45 बजे तक करती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ थोड़ी देर, और शाम को उठ के फिर कुकिंग का काम करके फिर पेंटिंग करती हूँ। और मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है लोगों को डिनर पे बुलाने का और वो सब तो वो सब आप मैनेज करती हैं? जी, मैनेज नहीं, आई मीन आई एंजॉय एवरीथिंग। मैनेज जैसी कोई चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है, सब कुछ मैं बहुत एंजॉयमेंट में करती हूँ। तो ये जो एंजॉयमेंट है, जिस जो आप अपने अंदर की बात करें, हम देख रहे हैं कि आजकल इंटरनेट पे लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और उनका जो इनर नेट है जैसे कि कहते हैं, उसका कनेक्शन नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि ज़िंदगी की भागदौड़ है, ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, इच्छाएं हैं, सपने हैं, आकांक्षाएं हैं, कुछ लालच भी है। उसमें संतुलन बिठाना एक मुश्किल काम होता है। बहुत आसान है, संतुलन बहुत आसान काम है, बस हम देख नहीं पाते हैं उसको कि 24 घंटे ही है हमारे पास, कोई ज़्यादा नहीं आ जाएगा उससे हमारे पास टाइम। पर थोड़ा सिस्टमेटिक, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ वही काम किया जाए, थोड़ा अपने ऊपर भी बीच में काम कर लिया जाए, तो एक बैलेंसिंग आ जाती है हर चीज़ में। और मैं अपने आप को कंप्लीट बैलेंस मानती हूँ। जो ओशो ने कहा है आउटर रिचनेस और इनर रिचनेस, जो उन्होंने कहा है मेरा एक सन्यासी जोरवादी बुद्धा की तरह हो। जोरवा जो आउटर रिचनेस के लिए था और बुद्धा इनर रिचनेस के लिए, पर दोनों अपनी अपनी तरह से रिजॉइसिंग वाली स्टेट में नहीं थे, चाहे आप बुद्धा को लें या जोरवा को लें। तो उनका था कि परफेक्ट बैलेंस में जियो आप, हर चीज़ लाइफ में बैलेंस में आएगी तो मेरे जैसा खुश हर इंसान रह सकता है। आउटर हैप्पीनेस तो शायद बहुत पहले मैंने बचपन से ही मिल गई थी, पर इनर ब्लिस जिसकी मैं बात कर रही हूँ आज, वो ध्यान की गहराइयों के साथ मिली है। जी, तो जिसे कहते हैं कि ध्यान की गहराइयाँ, और उसी से ही आपकी पेंटिंग्स भी निकलती हैं, लेकिन ध्यान लगाना आसान काम नहीं होता। मे भी आपने उसके लिए साधना की है, उसके लिए अपना समय दिया है। अगर हम आपसे ये पूछें कि ध्यान लगाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि हम ये भी नहीं जानते कि आखिर ध्यान कैसे लगाया जाए, कैसे अपनी पूरी इंद्रियों को काबू में करके आप केंद्रित करें। काबू नहीं करना है, जहाँ आपका काबू शब्द आ गया, ध्यान लगाना शब्द आ गया, तो बात ही बदल गई। ध्यान एक ऐसी चीज है, अंदर की चीज है बिल्कुल। आपको साक्षी भाव से देखना है, जो कुछ आपके सामने घट रहा है उसको साक्षी भाव से जिस दिन आप देखना शुरू कर देंगे तो आपके फालतू के थॉट्स सारे गायब हो जाएंगे, धीरे धीरे करके सब कुछ निकल जाएगा और आप अपने अंदर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो उसमें यदि आप एफर्ट करेंगे, ध्यान लगाना मतलब आप कहीं कंसंट्रेट करेंगे, तो वो उस चीज़ पे कंसंट्रेशन हो जाएगा, वो ध्यान नहीं कहलाएगा। ध्यान का मतलब है मेरा स्टेट ऑफ नो माइंड, निर्विचार चैतन्य। वो जब भी आ सकता है जब आप कोई भी चीज़, जैसे मैं आपको साक्षी भाव से देख सकती हूँ, घंटों देख सकती हूँ और मेरे अंदर कोई थॉट भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। तो मैं तो इसलिए ऐसा कह सकती हूँ कि घंटों कर सकती हूँ, क्योंकि शायद बचपन से वो बीइंग में शायद है, प्रैक्टिस वो भी नहीं है, वो कुछ चीज़ें तो मेरी बीइंग में ही आई हुई हैं। कहती हूँ मैं हमेशा ओशो के जीन से मेरे अंदर वो मेरे ब्लड में है, बीइंग में है, सब जगह है। पर हर इंसान पा सकता है, क्योंकि सब चीज़ें हम दूसरों के बारे में हम कमेंट करते हैं, दूसरों के बारे में करते हैं, कभी अपने बारे में नहीं सोचते कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। कभी किसी के अंदर थॉट नहीं आता दूसरा क्या है, क्या कर रहा है, पूरा वक्त हमारा उसमें बर्बाद हो रहा है।
और आजकल तो व्हाट्सएप, इंटरनेट, फेसबुक, इन सब के जरिए और भी ज़्यादा अननेसेसरली का क्राउड हम अपने अंदर इकट्ठा करे जा रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो जो एसेंशियल है हमारे लिए, हमें सिर्फ वो लेना चाहिए। खासकर बच्चों को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, जो इतने दुखी अभी से रहने लग गए हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे न सिर्फ दुखी रहने लग गए हैं, बल्कि आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुशी वाला जो हार्मोन है वो नहीं मिल पा रहा है। ब्रेन वो वाले फंक्शन नहीं कर रही है उनकी, जो खुशी हार्मोन्स रिलीज करता है। ब्रेन हमारे 5 तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे हमें खुशी मिलती है, और बच्चों की लाइफ से ऑलमोस्ट वो 5 चीज़ें गायब होती जा रही हैं। एक मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं, हमें ज़िंदगी में हर चीज़ में नयापन चाहिए। तो एक ब्रेन सडनली एक हार्मोन रिलीज करता है, उससे आपको खुशी मिलती है। तो ये पेरेंट्स की बहुत जिम्मेवारी है। उससे ज़्यादा मैं चाहती हूँ, टीचर्स से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि उनको थोड़ा विद्रोही बनना पड़ेगा। हर बच्चे पे फोकस करना होगा कि उनका इनर पोटेंशियल क्या है। हर बच्चे के अंदर एक इनर है, एक पोटेंशियल है, और वो कुछ अलग है। मैं नहीं चाहती कि हर आदमी आइंस्टीन बन जाए, हर आदमी गांधी बन जाए, बुद्ध बन जाए, महावीर बन जाए, कृष्ण बन जाए। करोड़ों बुद्ध क्या करेंगे आप? हर आदमी को यूनिक बनने दीजिए। तो हम पेरेंट्स अक्सर ये कहेंगे उस जैसा बन जाओ, पड़ोसी के बच्चे जैसा हो जाओ, ऋतिक रोशन बन जाओ, शाहरुख खान बन जाओ। नहीं, सबको यूनिक बनना है। तो उनकी यूनिकनेस पे मेरा बहुत जोर है। जी, अच्छी बात कही आपने। प्रतीक्षा जी, ये बताइए कि जो विजुअल आर्ट, जो कि आपका आज मतलब कर्म क्षेत्र है, विजुअल आर्ट पे काम करती हैं आप, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टेलीविजन बहुत हावी हो गया है, सोशल मीडिया बहुत हावी हो गया है, मतलब स्क्रीन बहुत हावी हो गई है, इस बीच में आप कहाँ पाती हैं आपकी जैसे विजुअल आर्ट की पेंटिंग को एडमायर करना, उसको देखना, उसको समझना, पेंटर बन जाना? मतलब आज के टाइम में अगर कोई ये कहे कि मैं पेंटर बनना चाहता हूँ तो माँ बाप कहेंगे कि रहने दो ना। तो ये सारी जो चीज़ें, इनको आप किस तरह से देख रही हैं? एक्चुअली गलत है यदि माँ बाप कहते हैं। कल भी एक बच्ची आई, वो बोली कि आंटी मुझे ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी लग रही है, सारी पेंटिंग्स, और मैं भी बहुत अच्छी ड्राइंग करती हूँ, पर मम्मी मुझे डांटती हैं। तो मैंने कहा बेटा पढ़ाई करो, मम्मी इसलिए डांटती होंगी, शायद पढ़ाई नहीं करती हो। पढ़ाई के बाद जितना भी टाइम मिले, क्रिएटिविटी को कभी पीछे मत छोड़ो, क्योंकि बैलेंस जरूरी है। आप पढ़ाई करके बहुत इंटेलिजेंस भी है आपके अंदर है, तो उससे काम नहीं चलेगा। कुछ क्रिएशन आपके अंदर चाहिए, नहीं तो हम रोबोट की तरह बन जाएंगे, मैकेनिकल हो जाएंगे टोटली। आर्ट एक ऐसी चीज़ है, कला एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी ज़िंदगी में एक नयापन आता है, एक हार्मनी बनी होती है। तो मेरा टोटल काम हार्मनी बनाने का है, बैलेंसिंग का है। जी, तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, जो संतुलन जिसको आप कहती हैं, और हार्मनी जिसको कहती हैं, और डिवाइन, और ख़ास तौर से मेडिटेशन, ध्यान, ये सारी जो चीज़ें हैं अब आपकी ज़िंदगी में तो शामिल हैं, लेकिन औरों की ज़िंदगी में भी इसका प्रकाश आए। क्या लक्ष्य हैं आपका, क्या एम्बिशंस हैं आपके, क्या करना चाहती, क्या सपना है आपका, जो कि आप ख़ास तौर पर अपने साथ साथ लोगों के लिए भी सोचते हैं? मैं रात को भी सपने नहीं आते मुझे, क्योंकि इतनी अवेयर स्लीप है मेरी कि मैं सालों से, मुझे नहीं लगता मैंने रात को कोई सपने देखे होंगे। तो दिन में सपने देखने की तो बात ही खत्म है। और मैं बिल्कुल एम्बिशियस नहीं हूँ। मैंने बहुत फ्लोइंग, अपने आप को बहुत फ्लोटिंग रखा है कि लाइफ में जो भी मेरे सामने आता है वो मैं बहुत स्वीकार भाव से लेती हूँ और देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। जब मैं डिज़ाइनर बनी तो मुझे ये नहीं पता था डिज़ाइनर बनने वाली हूँ। वहाँ से जब पेंटर बन गई तब पता लगा कि पेंटर बन गए। फिर लगा कि लिखना चाहिए तो लिखने लगे। फिर अब एक किताब आ रही है। तो आपको अपना पोटेंशियल बहुत है, अभी और भी बहुत होंगे जो शायद आगे आने वक्त में आए, पर मैंने अपने आप को बहुत खुला रखा हुआ है और बहुत सरप्राइजेस मेरी लाइफ में आए हैं। यदि मैं सरप्राइजेस की बात करूं, एम्बिशियस नहीं हूं, पर सरप्राइजेस जैसे अपने आप घर में चल के आ जाते हैं। मैं आपको इंसिडेंस बताती हूँ। 2013 का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है गोवा में हर साल। सडनली एक दिन उनके डायरेक्टर का फ़ोन आता है कि मैं आपकी पेंटिंग्स, उनका एक सोल ऑफ एशिया करके विंग था, उसके अंदर डिस्प्ले करता हूँ, क्योंकि आपकी पेंटिंग्स टोटली इंडियननेस और टोटली आध्यात्म को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इंटरनेशनली जब लोग आएंगे तो वो देखेंगे और समझेंगे। तो दैट वाज अ सरप्राइज़ फॉर मी। उन्होंने मेरा काम सेलेक्ट किया और वहाँ लोग बाहर अंदर फिल्म देख रहे हैं और आके बाहर आध्यात्म की पेंटिंग देख रहे हैं। विदेशी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, उनके लिए सब कुछ बहुत नया था। और आई वॉज देयर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। आई एम वेरी ओपन टू एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू एनीबडी, बिकॉज दैट इज़ माई शेयरिंग। क्योंकि आपने जो पाया है आपको शेयर करके कई गुना आनंद बढ़ जाता है मेरा। फिर दूसरे सरप्राइज़ की मैं और बात करती हूँ। मैं चाह रही थी राष्ट्रपति जी मेरा शो इनॉग्रेट करें, वहाँ से मुझे लेटर आता है
कि वी आर हैप्पी टू होस्ट योर शो एट राष्ट्रपति भवन म्यूजियम। तो 2016 में जब म्यूजियम का इनाग्रेशन हुआ तो इनाग्रल शो उन्होंने मेरा रखा, जिसका मोदी जी ने इनाग्रेशन किया था। इस तरह के सरप्राइजेस आए। मुझे नेशनल अवार्ड मिला कल्चरल मिनिस्ट्री से, तो सब मेरी लाइफ में सरप्राइज की तरह है। यदि मैं एम्बिशियस होती तो मेरे ख्याल से ये सरप्राइजेस आपकी लाइफ में इसी प्रकार से बने रहे हैं और अब इसी तरह से आध्यात्म और मेडिटेशन के रंगों को अपनी पेंटिंग्स में उतारती रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्विनी में बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी प्रतीक्षा अपूर्व, जिन्होंने आध्यात्म और मेडिटेशन के रंगों को अपनी पेंटिंग में उकेरा है, सजाया है। अगले हफ्ते एक और तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।